हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद आर्यन। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको मौर्य साम्राज्य का फर्स्ट पार्ट पूरा करवाया था। आज हम उसी क्रम में दूसरा पार्ट लेकर के आए दोस्तों। जो हम पढ़ा रहे हैं इससे बार कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। और ये जो राजवंश है मौर्य साम्राज्य, मौर्य राजवंश, ये परीक्षाएं बार बार पूछे जाते हैं। इस राजवंश से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अपनी वीडियो को चालू करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं वहाँ कमेंट करना ना भूलें। अब हम अपने स्टडी मटेरियल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, मौर्य वंश में हमने आपको बता दिया था मौर्य वंश की शुरुआत कहाँ से हुई। चंद्रगुप्त मौर्य से। उनका समय 322 से 298 ईसा पूर्व, बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व, अशोक 269 से 236 ईसा पूर्व। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के विषय में जानकारी दे दी थी। आज हम आपके लिए लेकर के आए सम्राट अशोक, जो कि भारत का एक बहुत ही महान एवं प्रतापी शासक रहा था। दोस्तों, ये बिंदुसार के पुत्र थे और बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद ये शासक बनाए गए थे 469 ईस्वी में। दोस्तों, बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार के पुत्र थे सुसीम, उन्हें भेजा गया था। परंतु सुसीम जो थे वो तक्षशिला के अंदर जो विद्रोह हो रहा था वो उसे दबाने में असफल रहे थे। तो उसके बाद उस समय पर अवंती के सूबेदार अशोक थे, तो अशोक को वहां पर भेजा गया। अशोक ने तक्षशिला विद्रोह को दबाया। इसी कारण इन्हें युवराज की उपाधि और युवराज का पद बिंदुसार द्वारा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। और यही वो रास्ता था, यही वो मार्ग था जिसने आगे चल के अशोक को सम्राट एवं शासक बनने के मार्ग प्रशस्त कर दिए थे, मार्ग खोल दिए थे, ठीक है दोस्तों। आगे बताते हैं। सम्राट बनने से पूर्व वे अवंती के सूबेदार थे, हमने आपको बता दिया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, यानी कि सिंहासन पर बैठते ही इन्होंने 2 उपाधि धारण की। एक था देव नाम प्रिय, दूसरा प्रियदर्शी। पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। पुराणों में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अशोक को अशोक वर्धन। अब देखिए, इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो इतिहास में आज तक भी जानी जाती है, कलिंग आक्रमण। एकमात्र लिखित ऐसी घटना जो ये बताती है कि आज से वर्षों पहले, सदियों बीत चुकी, जब भारत में एक ऐसा शासक हुआ था जिसके समय में 2.5 लाख लोग मारे गए थे एवं 2.5 लाख लोग घायल हुए थे। एकमात्र लिखित जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो अशोक के ही मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा और कोई लिखित साक्ष्य कहीं पर भी हमें ये नहीं दर्शाते कि 2.5 लाख लोगों का मारा जाना है और 2.5 लाख लोगों का घायल होना सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों। तो दोस्तों, कलिंग आक्रमण के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। कौन से शिलालेख से मिलती है दोस्तों? 13वें शिलालेख से। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया और अपनी राजधानी तोसाली में अपने एक सूबेदार नियुक्त किया। कलिंग युद्ध में 2.5 लाख व्यक्ति मारे गए तथा 2.5 लाख व्यक्ति घायल हुए। अब दोस्तों, इतने अधिक लोगों के मारे जाने से और इतने अधिक व्यक्तियों के घायल होने से उनकी लाशों को देख करके एवं कलिंग की राजकुमारी द्वारा इन्हें ललकारने से, स्त्रियों की सेना द्वारा लड़ने से, अशोक के मना करने से कि मैं स्त्रियों के सामने अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसके बारे इस विषय को देखते हुए कलिंग की राजकुमारी ने लाशों के ढेर दिखाया। जिस लाशों को ढेर को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने मार काट को छोड़ दिया और कलिंग पर अधिकार करने का अपना विचार त्याग दिया। कलिंग की राजकुमारी थी जो महिलाओं की सेना लेकर के अशोक से लड़ने के लिए आ गई थी और अशोक एक क्षत्रिय था, वह महिलाओं पर कभी भी अस्त्र नहीं उठा सकता था दोस्तों। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया था। आगे देखिए दोस्तों, शिलालेख 4। अशोक का जो 4था शिलालेख है उसके हमें ये बताता है कि अशोक में जो भीरी घोष होता है, यानी कि युद्ध की घोषणा की जाती है भीरी घोष, उसके स्थान पर धम्म घोष यानी धर्म के प्रचार करने की जानकारी हमें अशोक के 4थे शिलालेख से मिलती है। अब देखिए, अशोक का 13वां शिलालेख, ये भी 13वें के बारे में और जानकारी देते हैं आपको। अशोक के 13वें शिलालेख में हमें क्या मिलता चलता है कि इन्होंने यवन शासक एप्टियोकस द्वितीय जो कि सीरिया के शासक थे, उसके बाद टॉलमी द्वितीय जो मिस्र के शासक थे, उसके बाद एंटीगोनस गोनाटस जो कि मकदुनिया के बादशाह थे, उसके बाद मरास, सायरीन, अलेक्जेंडर से मित्रता पूर्वक संबंध कायम किए एवं इनके दरबार में अपने दूत भेजे।
और दोस्तों कलिंग युद्ध के पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उपगुप्त नामक आचार्य से इसकी शिक्षा ली। महत्वपूर्ण बिंदु है, किस आचार्य से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। देखिए दोस्तों, अशोक पहले हिंदू थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था कलिंग में इनका हृदय परिवर्तन होने के कारण। और जिस व्यक्ति से इन्होंने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, उस व्यक्ति का नाम था उपगुप्त। अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए, अशोक ने 12 नंबर की पहाड़ियों में आजीविका के लिए, क्योंकि इनके पिता जो थे बिंदुसार वह आजीवक थे, आजीविका के लिए इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों। और उन गुफाओं के जो नाम हैं काफी बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं। एक कर्ज, दूसरी चौपर, तीसरा सुदामा और चौथा विश्व झोपड़ी। 4 गुफाओं का निर्माण इन्होंने 12 की पहाड़ियों के अंतर्गत करवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए दोस्तों, इन्होंने कलिंग पर आक्रमण करने से पहले एक आक्रमण कश्मीर पर भी किया था, जिसकी जानकारी हमें मिलती है। कलिंग पर तो इनका दूसरा आक्रमण था। जो कलिंग पर आक्रमण किया था उसकी जानकारी हमें कश्मीर का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है राजतरंगिणी। क्या दोस्तों? राजतरंगिणी, जैसे किसने लिखा था? कल्लण ने। राजतरंगिणी में अशोक को मौर्य देश का प्रथम सम्राट बताया गया। क्या बताया गया? मौर्य देश का प्रथम सम्राट। और इसी ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर से पहले, मतलब कलिंग से पहले कश्मीर पर आक्रमण किया था। अब देखिए अशोक का 12वां शिलालेख। अशोक के 12वें शिलालेख में हमें पता चलता है कि अशोक ने पुरुष महापात्रों के साथ साथ महिला महापात्रों की भी नियुक्ति की थी और उनके विचारों का भी सम्मान किया था। अब देखिए स्तंभ, अशोक के 7 स्तंभ लेख। कौन से? अशोक के 7 स्तंभ लेखों का संकलन ब्राह्मी लिपि में किया गया। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि। अशोक स्तंभ का जो पता चला था दोस्तों 1750 में टिफन थेलर ने लगाया था। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, किसने लगाया था? टिफन थेलर ने। परंतु इन अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रीसेप ने 1837 में पढ़ा था। पता लगाने वाला व्यक्ति दूसरा था, पढ़ने वाला व्यक्ति दूसरा था। अब देखिए अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख ये एक महाजनपद था जिसे बोलते हैं कौशंबी। कौशंबी से हमें मिला था। और दोस्तों बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? अकबर ने। ठीक है दोस्तों। कुशीनगर जिसकी राजधानी, कुशीनगर यानी कौशंबी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहीं पर ये मिला था। दूसरा आपका दिल्ली टोपरा, जो कि अशोक का दिल्ली टोपरा था। ये आपके फिरोज शाह तुगलक थे, ये टोपरा से दिल्ली लेकर के आए थे। टोपरा नहीं दोस्तों, टोपरा से दिल्ली लेकर के आए थे। उसके बाद दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख 1750 में टिफन थेलर द्वारा की गई खोज से ही मिला था और इससे भी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर के आए थे। सबसे लास्ट में दोस्तों चार-ए-कूना नामक स्तंभ कंधार से मिला था और इसका जो अभिलेख जो लिखावट है इसमें ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में उत्कीर्ण है ये। ठीक है दोस्तों। और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं अशोक से संबंधित आपको। देखिए दोस्तों, अशोक ने क्या करा था? बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था और एक धर्म विभाग की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। और अशोक के समय के बाद जो अशोक के जो मौर्य वंश था उसके अंतिम शासक भद्रथ थे, जिसकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। जो ध्रुवश्री नाटक के अंदर दे रखा है, यवन विजेता ने भारत पर आक्रमण करा था। उस समय खारवेल ने और ध्रुवश्री ने और पुष्यमित्र शुंग ने, सभी लोगों ने मिलकर के विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला किया था। अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज और बता देते हैं। अशोक के शिलालेख जो है, कितने शिलालेख हैं और कौन कौन से मिले, कहाँ से मिले और क्या क्या लिखा हुआ है, उनसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे। सबसे पहले देखिए पृथक कलिंग शिलालेख। ये शिलालेख आपको 256 ईसा पूर्व में ये शिलालेख मिला था। धौली और जोगदा नामक 2 स्थानों से प्राप्त हुए। कौन कौन से स्थान से प्राप्त हुए? धौली और जोगदा। धौली की जो आपको शिलालेख मिला है वह हमें बताता है नए राज्यों का राज्य प्रबंध, यानी कि शासन व्यवस्था, यानी राज्य का प्रबंध कैसे करना है। तो जोगदा से जो हमें शिलालेख मिला है वह ये बताता है जो राजा होता है वो प्रजा को पितातुल्य भाव से, नहीं पिता की दृष्टि से देखेगा। ठीक है दोस्तों। इसके आगे आपको बताते हैं अगला पहला शिलालेख। इस पहले शिलालेख के अंदर, अशोक के पहले शिलालेख के अंदर पशु बलि की निंदा की गई है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने पशु बलि की निंदा की थी। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तीसरा शिलालेख का दोस्तों आज तक पता नहीं चला है। चौथा शिलालेख भेरी घोष के स्थान पर दोस्तों धम्म घोष की
घोषणा की गई। भीरी घोष यानी कि युद्ध को छोड़कर के धम्म घोष यानी कि धर्म का प्रचार करने की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख धम्म, जो कि धम्म एक सभा होती थी बौद्ध धर्म की, उसके अंदर महापात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। 6वां शिलालेख जो है अशोक द्वारा की गई तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। 7वें शिलालेख जो है वो सबसे अधिक लंबा शिलालेख है अशोक का। 8वें शिलालेख की दोस्तों जानकारी का अभाव है, इतिहास में इसकी जानकारी मिलती नहीं है, शायद ये कालक्रम में नष्ट हो चुका होगा। आपका 9वां शिलालेख है उसकी जानकारी मिलती है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट यानी कि जो किसी गिफ्ट वगैरह दिया जाता है और शिष्टाचार का उल्लेख है कि सामने वाले शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। 10वां शिलालेख ये राज्य की अधिकारियों को हड़चड़ प्रजा के हित के बारे में सोचने का निर्देश देता है अशोक का 10वां शिलालेख। ठीक है दोस्तों, और अशोक का जो 11वां शिलालेख है इसमें धर्म की व्याख्या की गई है, वो धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। 12वां शिलालेख जैसे कि आज हमें बोलने की आजादी है, सभी प्रकार के विचारों को, लोकतांत्रिक अपने विचारों को रखने की आजादी है, उसी तरीके से अशोक के समय में 12वां शिलालेख जो है विचारों के सम्मान की बात कही गई है इसके अंतर्गत। 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध में अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख किया गया और पड़ोसी राजा का उल्लेख किया गया। 14वां अभिलेख है इसमें अशोक द्वारा जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बताते हैं आपको भाब्रू शिलालेख एक महत्वपूर्ण शिलालेख है दोस्तों। इसमें ही हमें पता चलता है कि अशोक ने उपगुप्त नामक व्यक्ति से दीक्षा ली थी और ये पहले ही शिलालेख था जयपुर में स्थित था, फिर इसे जयपुर से कलकत्ता ले जाया गया, वर्तमान में कलकत्ता में स्थित है। और सम्राट अशोक ने डल झील के किनारे श्रीनगर शहर की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त जो कि इनके पुरखे थे यानी कि इनके पिता बिंदुसार के यानी कि इनके तो दादाजी लगे, उनके समय की जो झील थी सुदर्शन झील, उसका इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। अशोक भारत का एक बहुत ही प्रतापी शासक हुआ है दोस्तों, और सबसे ज्यादा शिलालेख जो मिलते हैं वो अशोक के समय के मिलते हैं और अशोक के नाम का उल्लेख मास की गुर्जरा पनगुड़िया आदि के अभिलेखों में भी मिलता है दोस्तों। और दोस्तों अशोक के समय में जो सारनाथ के जो स्तंभ चलाए गए थे जिसके अंदर 4 सिंह बने हुए हैं, जो कि आजकल हमारे भारतीय नोटों पे राष्ट्रीय चिन्ह हमारे में भी अशोक का ही है। ठीक है दोस्तों, अशोक से संबंधित हमने जानकारी आपको दे दी है, परंतु अभी हमने आपको मौर्य शासकों की साहित्यिक संबंधी जानकारी नहीं दी है, उसके लिए आपके सामने अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं हाँ कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।